निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज हम अपडेट लेंगे बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित। वैसे सबसे पहले हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि दिवाली का मिठाई तो आप खा ही लिए होंगे। सबसे पहले मैं आपको दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपको भी सर और सभी व्यूअर्स को भी। और साथ में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं बिहार के या बिहार से बाहर के सभी अभ्यर्थियों को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना हो। और सभी अभ्यर्थियों को हम नमस्कार करते हैं। सर, जो मेरा कटाक्ष था वो समझ गए होंगे कि किस पे था। इससे पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि दिवाली से पहले इतना मिठाई आप लोग खा लीजिएगा कि दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। ये बात आपको याद होगा, इसलिए इस बात को हम रिपीट आपसे सबसे पहले मैंने यही प्रश्न रखा है आपसे कि दिवाली का मिठाई तो आपने खाया ही होगा। अब कैसा लगा ये हमको जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आपका जो प्रश्न है वो हम समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ा ही हम लोगों के जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो चयनित है या चयनित है, सभी लोग काफी हताश निराश हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बहुत ही सम्मानित पद पर हैं। कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है हम लोगों को मतलब अंदर से काफी झकझोर दिया है और काफी हम लोग हताश हैं। मिठाई की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत से जो हमारे अभ्यर्थी भाइयों के घर में दिया तक नहीं जल पाया। ये बहुत ही हमें दुख के साथ खाना पड़ रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इतनी मिठाई खिला देंगे कि आपको मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो हालात है, हम लोगों की विवशता है, हम लोगों की जो परिस्थिति है, उस पर इस तरह का स्टेटमेंट देना और उस स्टेटमेंट पर कायम नहीं रहना, ये जले पर नमक छिड़कने वाली जो बात है, बस वही हमें दिखाई दे रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत ही सशक्त शिक्षा मंत्री जी हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट दे, अभ्यर्थियों की हालात और परिस्थिति को भी ध्यान में रखें और कहीं न कहीं जो स्टेटमेंट दे उस पर कायम रहे और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का काम करे, ताकि अभ्यर्थी अपने स्कूल में अपना योगदान कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। अब यहाँ नियुक्ति पत्र का बात आ जाता है कि एक प्रश्न मेरे मन में फिर से विचार आता है। विचार ये है कि बहुत पहले से कहा जा रहा था कि 31 अक्टूबर 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। एक डेट आया था, एक लेटर आया था, हो क्या जाएगा, लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपको डेट दिया जाए 31 अक्टूबर 2021 तक। हमको ये लग रहा है कि 31 अक्टूबर 2021 बीत चुका है, क्योंकि दिवाली आ चुका है, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। मुझे ये लग रहा है कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका होगा। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो उसको मैं बहुत ही, आपकी हर भावना को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको याद होगा कि जब सरकार की ये घोषणा हुई थी उस समय ही हम इस बात को बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बताया था कि ये जो 31 अक्टूबर तक का जो एक महीने का जो डेडलाइन उन्होंने तय की है, ये सिर्फ जो अभ्यर्थियों को तत्कालिक शांत करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए वही हुआ। आप 31 अक्टूबर की जो बात कर रहे हैं, 31 अक्टूबर तक जो भी 38 जिला के जो नियोजन इकाई हैं वो अभी तक इसकी शुरुआत ही नहीं की है, तो ये जांच कैसे पूरा हो जाएगा। और अब देखिए अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर समाप्त हो गया, इधर छठ और दीपावली की छुट्टी है, तो अब छठ के बाद जब सचिवालय खुलेगा तो ये सारे पदाधिकारियों से जब हम लोग जाकर मिलेंगे तो उनका जवाब आज ही मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो क्या जवाब देने वाले हैं। उनका कहना होगा कि अभी देखिए उनका शुरू हो गया। अभी आप उनका प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का ट्विटर में आप उन्होंने कहा है कि अब हम उसकी समीक्षा बैठक करेंगे और ये समीक्षा बैठक करते करते नवंबर महीना बीत जाएगा। ठीक है, नवंबर महीना बीत जाएगा, फिर 2 महीना का इन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि हम दिसंबर जनवरी 2 महीना लेंगे, फरवरी तक हम इसको जान यही कहेंगे। ये 2 महीना का फिर टाइम लेंगे और 2 महीना के बाद फिर 2 महीना का टाइम लेंगे, यानी इसी तरह से टाइम लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये जांच प्रक्रिया जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही
2 महीने 1 महीना में कर लेंगे, ये संभव नहीं है सर। ये इनकी जो जांच प्रक्रिया है, जिस तरीका से जांच कर रहे हैं, ये 5 से 10 वर्ष में नहीं होगा। अंत में सरकार को कोई ऑप्शन निकाल करके काम करना होगा। और हम तो बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें एफिडेविट ले लीजिए और हम लोगों को नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में योगदान कराइए। तो यहाँ पे सर, हाँ, यहाँ पे सर एक ऑप्शन बनता है कि अगर 31 अक्टूबर 2021 आपको लगता है समाप्त हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप वहां पे लेटर, एक इसी को मद्देनजर रखते हुए लेटर दीजिए सचिवालय में और वहां पे ये मेंशन कीजिए कि सर जो समय सीमा दिया गया था वो अवधि समाप्त हो चुका है। और समाप्त होने के बाद मुझे जहां तक विश्वास है या मुझे लगता है ऐसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत जगह स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जो भी स्थिति है उसका स्टेटस लिखते हुए वहां मांग कीजिए कि हम लोगों को सर जो भी आगे का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, उसको एक एफिडेविट लेते हुए उसको पूर्ण करने की कृपा किया जाए, क्योंकि आपका जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। वो लेटर हम लोग देंगे सर, उसके लिए पूरी लेटर हम लोग तैयार किए हुए हैं, पूरी लेटर हम लोग तैयार करके हम लोग देंगे और सरकार से, क्योंकि सर जो आपने समय सीमा दिया था वो तो समाप्त हो चुका है, उतना दिन हम इंतजार भी किए। अब इसके अनुसार तो अब हमारे अनुसार काम करके देखिए, क्योंकि हमने तो बीच में कुछ कहा नहीं, आपने भी समय पूरा लिया 1 महीने का, और उसमें हमने ये भी नहीं रखा था कि आप डेट फिक्स कर दीजिए 1 ही महीने का। तो जो बिल्कुल सर, उस पर हम लोग बिल्कुल उस पर ध्यान है हम लोगों का। और हम लोग जैसे ही सचिवालय खुलेगा और उसमें हम लोग एक आवेदन लिखित रूप से देंगे और उसमें सरकार को हम लोग अल्टीमेटम भी देने वाले हैं कि ये जो तरीका अपनाए हुए हैं इस तरीका को छोड़ करके, और हम लोगों की जो डिमांड है कि कम से कम हम लोगों को जो प्रथम और द्वितीय चरण, जिसमें जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका आप एफिडेविट लेकर के और आप उनको नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में योगदान कराइए। हाँ, स्कूल आवंटन भी कीजिए उसी के साथ तेजी से काम करिए। और दूसरी बात है कि 15 दिसंबर के बाद जो आप जो तीसरे चरण की काउंसलिंग का जो डेट है, आप उस डेट को भी जारी कीजिए और उन लोग को भी काउंसलिंग करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिमांड करेंगे और हम लोग का डिमांड में ये रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि सरकार जो चाह रही है वो हम लोग को भी समझ में आ रहा है। उनका व्यू है कि किसी तरह हम जांच के नाम पर और काउंसलिंग के नाम पर लंबी अवधि तक खींच करके ले जाएं। और ये शुरू से ही हम जब ये लेटर निकला था उस समय से इस बात को हम दोहरा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे का हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब देखिए, सरकार को तो ऐसा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि सरकार देख रही है कि स्थिति जो शिक्षकों की जो कमी है उसे देखना चाहिए अच्छे तरीके से, और जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है उसे, अगर उन्हें लगता है कि चुनाव तक मतलब सहमति नहीं मिला है तो चुनाव के बाद जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। इससे संबंधित एक लेटर भी जारी करना चाहिए, वो शेड्यूल से संबंधित होना चाहिए। इसलिए शेड्यूल से संबंधित होना चाहिए ताकि पहले से अभ्यर्थी तैयार रहे कि इस तारीख को हमें यहाँ जाना है, काउंसलिंग कराने, ये कराने जाना है। साथ में शेड्यूल के साथ ही कहाँ कब होना है, किस विषय का कितना सीट है, किस जिले में कहाँ होना है, इसका भी डिटेल्स जारी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सारे कार्य सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके साथ ही सर एक और प्रश्न आपसे लेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं एक न्यूज़पेपर में आया था, मेरे ख्याल से वो दैनिक भास्कर होगा, जिसमें ये सर्टिफिकेट से संबंधित था। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार करते करते थक गए और बहुत जगह उनका काउंसलिंग, यानी दूसरे जगह भी काउंसलिंग हो रहा है, चयन हो रहा है लेकिन यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र ले लिया गया है। अब मूल प्रमाण पत्र ले जाने के कारण दूसरे जगह काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है और वहां काउंसलिंग उन्हें पूर्ण कराना है, हो सकता है दूसरे जगह डॉक्यूमेंट भी जमा करवाना हो। तो इससे संबंधित न्यूज़पेपर में आया था कि दैनिक भास्कर में कि वो अपना मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लेंगे, कैसे लेंगे, क्या कुछ होगा, इससे संबंधित दिशा निर्देश कम से कम सरकार को निकालना चाहिए, जो अभी तक मेरे ख्याल में देखने को नहीं मिला है। आपको मिला है तो हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी का भी कमेंट आया सर कि कैसे लें, क्योंकि उनका दूसरी जगह भी काउंसलिंग हो, दूसरे जगह मतलब दूसरे विभाग में, इसमें नहीं, शिक्षक बहाली में नहीं, दूसरे जगह, दूसरे शिक्षक बहाली में, दूसरे जिला में और दूसरे राज्य में
जैसे अतिथि शिक्षक वगैरह में उसमें हो रहा है, तो इसके बारे में सर कुछ विशेष बताइए कि वो कैसे ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो पेपर में निकला था, अब उस पेपर में सरकार के द्वारा निकाला गया था या कौन निकाला था ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब पेपर में निकला है तो उसकी ऑथोरिटी क्या है वो तो पेपर से ही पता चलेगा कि किसने निकलवाया है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से इस तरह से अगर निकाला गया हो कि जो पेपर में कि इसमें हम सर्टिफिकेट को देंगे अभ्यर्थियों को और उनकी पात्रता, अपर मुख्य सचिव सर का नाम के साथ, संजय सर का नाम के साथ सर वो लिखा हुआ था वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि जब अगर सरकार की तरफ से निकला है तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उसके लिए स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। जैसे उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर अपने डॉक्यूमेंट को लेते हैं और उसके बाद उनकी पात्रता रद्द नहीं की जाएगी, जो चयनित हो गए उनको रद्द नहीं की जाएगी। और वो केवल एक सख्त निर्देश ये दिया गया था कि आप कभी भी दूसरे जगह जब काउंसलिंग होगी तो उसमें उस सर्टिफिकेट या उस डॉक्यूमेंट का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सख्त निर्देश था। लेकिन सरकार की तरफ से जब तक चिट्ठी नहीं आएगी, जब तक वहां से लेटर नहीं निकलेगा इससे संबंधित, तब तक कोई भी नियोजन इकाई मानने के तैयार नहीं है। पेपर की बात पर नियोजन इकाई काम नहीं करते हैं। वो जब सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के, प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जब लेटर आएगा तब जाकर के सारे डीओ को, 38 जिला के डीओ को, डीपीओ के पास जब ये लेटर जाएगा तब जाकर वो निर्देश देंगे अपने अधीनस्थ नियोजन इकाई को कि आप इनको इस तरह का लेटर आया है और इस पर आप लोग को काम करना है और इस तरह का दिशा निर्देश है, इसका पालन करना है। तो कहीं ना कहीं ये लेटर अभी तक आया नहीं है, तो नहीं आया है तो अभी हम इस पर अब हम कैसे कह देंगे कि ये पेपर का जो बात हो सकता है कि जब छुट्टी है दीपावली और छठ के, तो हो सकता है छठ के बाद आए, लेकिन जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक इसको हम ऑथेंटिक न्यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे निकला है, क्या निकला है, इसके बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो एक बार सचिवालय तो जाना पड़ेगा सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी मुद्दा को हम लोग एक लिखित बना रहे हैं, एक आवेदन लिखित बना रहे हैं, उसमें सारी बातों को रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों का ये भी कहना है इस पे, ये तो सर्टिफिकेट अब मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, उनका ये कहना, देखिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, उनका ये कहना, मेरा कहना नहीं है, अभ्यर्थियों का कहना, कमेंट में भी पड़ा होगा, उनका कहना है कि ये तो सर्टिफिकेट अभी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ मन में ऐसा लग रहा है, डाउट है कि अब ये प्रक्रिया और लंबा होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट दे के शरीर अपना एक तरह से बिहार सरकार छुड़ा रही है कि हम तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जहां नौकरी मिल रहा है वहां जाइए काउंसलिंग करवाइए, ये उनका कहना है। सोच समझिएगा कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि ये लंबा अवधि बिहार सरकार लेके जाना चाहता है, इसलिए सर्टिफिकेट दे रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, बात ये इसमें ये है कि अभ्यर्थी की तरफ से लगातार ये मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर हम लोगों का चयन हो गया है, हम लोगों को दूसरे राज्यों में जो दिल्ली में, यूपी में या अन्य क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर या कहीं और भी जो हमें जो कॉल लेटर आया हुआ उसमें हमें सर्टिफिकेट की मांग की गई है, तो सर हम लोग को मिल जाता तो अच्छा होता। तो दोनों चीज तो नहीं हो सकता। देखिए, अब आप एक तरफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, दूसरी चीज आपके मन में बैठा हुआ है कि, तो इसमें तो अब एक ही चीज पर आप कह सकते हैं, अब इसके लिए आप सर्टिफिकेट लेंगे, सर्टिफिकेट लेने के बाद में जाहिर है कि वो सरकार को एक बहाना मिलेगा ही, इसमें तो दो मत की बात नहीं है। सरकार तो कहेगी कि हमने तो सर्टिफिकेट दे दिया, अब फिर उस सर्टिफिकेट को हम जांच कैसे करें, उसको तो 50 गो बहाना है, कोई ना कोई बहाना से अपने को मतलब निष्क्रिय कर देगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी भाई बंधु को ज्यादा जरूरी हो, अगर लग रहा है कि नहीं हमारा दूसरी जगह हो रहा है, हम वहां ज्यादा सुरक्षित है, तो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह आप ले सकते हैं। अभी 10 नवंबर तक शायद दिल्ली का जो वो हुआ था, शायद ये शिक्षक, अतिथि शिक्षक था, उसमें 10 नवंबर तक टाइम दिया गया। तो आप लोग सोच समझ करके अपना डॉक्यूमेंट लें। अगर आपको लग रहा है कि हम वहां जाकर सुरक्षित रहेंगे, अच्छा रहे, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अभी बाद वाली क्या करेगी सरकार, इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार को तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना लगा करके अब कहेंगे कि ना
डॉक्यूमेंट जो है अभी अभ्यर्थियों के द्वारा लिया गया है, इसलिए हम इस पर आगे कैसे कार्रवाई करें। तो बहुत तरह की बहाना ना, देखिए कोई भी काम को नहीं करने की जो मंशा रहेगी उसको 50 बहाना, अब करने की जो मंशा रहेगी तो एक भी बहाना काम नहीं करेगा। सारा बहाना को खत्म करके और एक जो काम होगा उस पर ध्यान दिया जाता है। तो सरकार को लग रहा है आपको कि ये सरकार जो है बिल्कुल सजग होकर के या तत्पर होकर के काम करना चाहती है। अब देखिए पंचायती राज विभाग में आप देखिए ये चुनाव प्रक्रिया के दरमियान, जबकि वो विभाग ही है चुनाव से संबंधित, और उसने अपने अपने लेटर को बांट दिया। उन्होंने तो एक उदाहरण पेश किया है, माननीय रंजीत सर ने एक उदाहरण पेश करके गवर्नमेंट को इशारा किया है कि अगर आपके अंदर मानसिकता अगर होगी काम करने की तो आप जो है जिस तरह से हम करके दिखा रहे हैं उस तरह से आप भी करके दिखाइए। एक चैलेंज भी उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात स्पष्ट है सर कि जिस दिन रंजीत सर को उनके पद से ये नियोजन प्रक्रिया बहाली प्रक्रिया के बीच अवधि में आनन फानन में हटाया गया था, उसी दिन हम लोग समझ लिए थे कि ये बहाली लंबी अवधि तक जाने वाली है, क्योंकि वो व्यक्ति काम बहुत तेजी से कर रहे थे और अभी तक रहते तो हमें नहीं लगता कि काम में इतनी ज्यादा देर होता, काम हमें समय पर हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है सर, इसको हकीकत रूप में हम मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका प्लानिंग था कि ये काम तेजी से कर रहे हैं, इनको हटा दो और वैसे व्यक्ति को बैठाओ जो हम जैसे कहेंगे उस तरह से वो सुने, उस तरह से करे, वो इसी तरह के उस व्यक्ति को ला करके बैठा दिए। ये तेज तर्रार आदमी को नहीं बैठाएंगे। आप देखिएगा अमरेंद्र प्रसाद सिंह जब माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को भी अगर रिटायरमेंट होगा तो फिर उसी तरह उसी टाइप के आदमी को बैठाया जाएगा। सर तेज तर्रार को आदमी को नहीं बैठाएंगे, ये जान रहे हैं कि तेज तर्रार को बैठाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, लोग माथा पर सवार हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह का सरकार की मंशा ही नहीं है सर, उसको बहाना चाहिए। सर ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात है सर, उस समय काउंसलिंग का चर्चा चल रहा था और हमें लग रहा कि वो अगस्त में हो जाता, अगस्त के लास्ट तक हो जाता थर्ड फेज का काउंसलिंग, ऐसा लगता था उस समय। लगता नहीं था, वही जाता, ये 100% था। उसकी 13 अगस्त को 1 से 5 का जो लास्ट काउंसलिंग हुआ था तो 22, 23 और 24 को 3 दिन एक मौखिक रूप से उन्होंने एक अपना शेड्यूल बना करके रखा था, क्योंकि उसकी घोषणा उन्होंने नहीं की थी। लेकिन हमें लगता है कि 23 अगस्त के बाद वो हर हालत में उसकी घोषणा कर देते और काउंसलिंग करा लेते, क्योंकि उनको तो 27 जुलाई को ही हटा दिया गया, आपको पता ही होगा। 27 जुलाई को ही उनके पद से उनको रिटायर कर दिया गया और उनके जगह पर अमरेंद्र प्रसाद सर को ही बैठाया गया। तो कहीं ना कहीं वो तो घोषणा कर ही देते। हमें लगता है कि अगर वो रहते तो ये जो काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग के तुरंत बाद ही वो तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाती। हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम लोग भी वहां जाते थे, इसकी चर्चा वहां हो रही थी इस बात की, तो कहीं ना कहीं वो करा लेते। लेकिन नहीं कराने के पीछे मैंने बताया ना कि 50 बहाना है, ये कर लो वो कर लो। आप ठीक बोल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना चाहिए सरकार को। चलिए एक और प्रश्न लेंगे सीटेट एक्ट से संबंधित। सर सीटेट एक्ट का जो सुनवाई हुआ था उसका नेक्स्ट डेट क्या है और क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? देखिए सीटेट एक्ट केस में उन्होंने चूंकि 21 अगस्त को है 21 सितंबर को जो डेट था उसमें हमारे जो विपक्षी थे, जो हमारे जो जिन्होंने केस किया है सीटेट एक्ट केस को, तो उन्होंने एक आईए फाइल किया था। उसमें कुछ सवालात पूछे थे और सवाल पूछे थे, चूंकि उसका सवाल ये था कि 2012 को उन्होंने चैलेंज किया था। तो हमारे जो एजी महोदय साहब हैं उनका कहना था कि 2012 की जो बात है तो 2020 में आ गई। 2020 की नियमावली में उस बात की चर्चा है, तब 2012 तो रहा नहीं। तो हमें लगता है कि 2020 की जो नियमावली में जो सीटेट से संबंधित जो चीजों को जोड़ी गई है उस पर उन्होंने फिर से चैलेंज किया है और उन्होंने एक आईए फाइल करके सवाल पूछा है, जैसे एजी महोदय से और हमारे जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील माननीय श्री पीके साई जी से। तो कहीं ना कहीं हमारे वकील को जब आईए मिला तो जाहिर है कि उनको आईए को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ा और सवाल को समझ करके उन्होंने अपना
आंसर भी तैयार किया, उसका जवाब भी तैयार किया और 28 तारीख को प्रस्तुत भी किया। 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को उन्होंने प्रस्तुत भी किया। तो कहीं न कहीं वो जो प्रस्तुत किया, लेकिन चूंकि उस समय हमें लगता है कि समय अभाव के कारण, चूंकि उस पर तो बहस होनी चाहिए, जब दोनों तरफ से सवाल जवाब किया गया, लिखित दिया गया, तो उस पर बहस होगी। तो हमें लगता है कि लंबी अवधि जो माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसलिए लिया गया है कि आप लोग इस बीच में पूरी तैयारी आप लोग कर लें, और 6 दिसंबर को हमें लगता है कि इसकी पूरी बहस होगी, और हमें लगता है कि 6 दिसंबर को बहस होने के बाद कुछ ना कुछ हमें डिसीजन सुनने को मिल सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा लंबी अवधि तक खींच के ले गया। दूसरी बात एक और है कि जो केस किए हैं सीटेट एक्ट केस, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम 15 दिसंबर का से बाद वाला जो काउंसलिंग है उसमें शामिल हो। अगर उनका कहना है कि अगर मेरा हो जाएगा तो हम इस केस को ही उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर हो ही गया, एक आध डेट और बढ़ेगा तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में वो काउंसलिंग के इंतजार में है कि हो जाएगा तो हम केस को उठा लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर केस को आगे जारी रखने उनका भी कहना है कि हम आगे जारी भी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये मुझे कहना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम जो बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ अचानक कुछ हो जा रहा है। आइए हुआ, फिर जवाब हुआ, फिर अब लंबी अवधि चला गया, उसके बीच पहले कई तरह के न्यायाधीश महोदय को बदला गया, मुख्य न्यायाधीश से फिर विकास जैन के पास गया, विकास जैन से फिर अमानुल्लाह जी के पास गया, फिर अमानुल्लाह जी का 2 बहस हुआ, उसके बाद फिर विकास जैन जी के पास गया है। तो कहीं ना कहीं इसका चेंज जो हुआ है ना, उसका भी असर इस केस पर पड़ा है। तो ये था सीटेट केस एक्ट। सीटेट केस एक्ट के बारे में बता दें कि ये किस लिए केस किया गया है। तो ये केस है सीटेट को बिहार शिक्षक बहाली से बाहर करने से संबंधित। को जो भी अपडेट था वो हमने आपको बता दिया। और लास्ट में सर एक प्रश्न होगा, हम चाहेंगे कि शॉर्ट में इसको बताएं, क्योंकि 21 मिनट लगभग हो चुके हैं हमारी बातचीत के। यहाँ पे बताइए कि सर आगे का क्या प्लानिंग, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे का प्लानिंग हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही तत्कालिक है। जैसे आज 5 नवंबर है, हम लोग कल से ही 6 नवंबर से ही हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोगों का प्रोग्राम है कि पहले हम लोग जो सत्ता पक्ष के मंत्री, विधानसभा के सदस्य या विधान पार्षद के जो सदस्य हैं, उनको हम लोग एक लिखित बना करके एक विनम्र आग्रह के रूप में, और सारी परिस्थिति को उस आवेदन में हम चर्चा करेंगे, ताकि उनको अवगत कराएंगे कि सरकार किस तरह से रवैया हम लोगों के प्रति अपना रही है। वो सारी चीजों को हम वहां पर लिखित रूप से बनाएंगे। और वहां से हम लोग, चूंकि अभी सचिवालय बंद है, तो सचिवालय वाला काम हम लोगों का भी नहीं हो पाएगा। जब भी होगा तो 11-12 तारीख के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं इस अवधि में हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी विधान पार्षद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और भी बहुत से जो नेता सत्ता पक्ष विपक्ष, सबके पास हम लोग गुहार लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि सर हम लोगों को हर हालत में जो है शपथ पत्र लेकर के और हम लोग को नियुक्ति पत्र देने का काम कराया जाए। और आगे की भी प्रक्रिया है, जो विधानसभा में जब सत्र चलेगा उस अवधि तक हम लोग पूरी रूप से तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही छठ की छुट्टी होगी, समाप्त होगा, छठ का छुट्टी समाप्त हो जाएगा, सचिवालय खुलेगा, तो उसके बाद में हम लोग लगातार पदाधिकारियों से मिलेंगे और पदाधिकारियों से एक बार पुनः फेस टू फेस हम बात करना चाहते हैं कि सर आप क्या चाहते हैं, क्या हम लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे या नहीं देंगे, या क्या करेंगे, स्पष्ट हमें बताइए। और हम उनको अल्टीमेटम भी देंगे कि अगर आप लोग अपने जीत पर अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का अंतिम विकल्प जो है वो आंदोलन होगा। और आंदोलन कब से होगा वो सारी चीज हम लोग उसकी वर्णन करेंगे। और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाकर उनसे अनुनय विनय गुहार जो भी करना है हम करेंगे, ताकि सरकार कल हमें या कोई भी विधानसभा के सदस्य या विधान पार्षद के सदस्य या मंत्री या नेता प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी हमें ये न कहे कि आप लोगों ने हमारे पास नहीं आया और नहीं आने के कारण आप लोग अपने मन से जाकर के आंदोलन कर दिया, तो इसको हम नहीं रिस्क लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सरकार को बिल्कुल सवाल जवाब पूछने का मौका देना, अभी जितने भी सवाल जवाब हम लोग को करना है कर लेंगे। उसके बाद जब सरकार अगर पॉजिटिव नहीं रहेगी तब हम लोग आंदोलन का प्रारूप तय करेंगे।
और आंदोलन का प्रारूप तय करेंगे तो सबसे पहले हम लोग परमंडल वाइज, एक परमंडल के अंतर्गत अगर 5, 6, 7 जिले हैं तो परमंडल वाइज एक परमंडल प्रभारी बनाएंगे, उसमें उनका नंबर दिया जाएगा, 2-3 लोगों को रखा जाएगा और उस परमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले होंगे सभी जिलों को जिला के जो अध्यक्ष हैं या जिला के जो सक्रिय सदस्य हैं उनसे संपर्क नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से संपर्क करेंगे। उन लोगों को हर एक जिला में जितने भी लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा और जब जिला स्तर पर हम मजबूती प्रदान हो जाएगी तो हमें लगता है कि जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके 1 या 2 दिन पहले हम लोग गर्दनीबाग में आंदोलन के बिगुल फूंक देंगे और हम बिहार से चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और खास तौर से महिलाओं से हम कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई है और हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं। अपने अपने हक के लिए लड़ने के लिए आएंगे, कोई दूसरे हक के लिए नहीं। अपने आपको भी चाहिए नियुक्ति पत्र, आपको भी चाहिए तो आप भी आइए, तो यही हम कहना चाहेंगे। देखिए सर ने जो बातें रखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम जरूर कहेंगे सरकार को देखना चाहिए। देखिए एक भी शिक्षक बहाली जो जरूरी है, शिक्षा, देखिए जो भी बच्चे हैं यहाँ के वही कल के भविष्य हैं। पूरा बागडोर किसके हाथ में होगा कल का? जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब चल नहीं सकेंगे तो उस समय बागडोर कौन संभालेगा? जो आज के छोटे बच्चे हैं वही संभालेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए। अच्छा शिक्षित रहेंगे तो जाहिर सी बात है बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये शिक्षक जो बहाली है बिहार से संबंधित है। तो अगर कल का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो जो शिक्षकों की कमी है उसे पूर्ण करना होगा। दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से सैलरी मिलती है वहां, मतलब क्या फैसिलिटी स्कूल वगैरह से लेके कितना बेहतरीन किया गया है। उसी तरीके से बिहार में ही होना चाहिए, बिहार में नहीं पूरे इंडिया लेवल पे होना चाहिए। हो सकता है कहीं बहुत अच्छा हो, लेकिन बिहार में देखेंगे उसी तरीके से होना चाहिए, सारा चीज व्यवस्थित होना चाहिए। सारा चीज इन्होंने दिखाया था सैलरी वगैरह के बारे में, पेपर वगैरह में हमने देखा था कि बहुत तेजी से सैलरी इन्होंने दिया है। क्या कुछ है हमने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा था सैलरी से संबंधित कि बहुत तेजी से हुआ है, इतना अरब उन्होंने दिया है कि क्या कुछ है। तो वो चीज ठीक है, सारा चीज ठीक है, लेकिन शिक्षकों की जो कमी है उसे भी सरकार को पूरा करना चाहिए। कितना मेहनत कर रहे हैं, मतलब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को बुला रहे हैं, आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये कल के भविष्य को सुधारने के लिए आंदोलन है, तो गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए ये क्यों कर रहे हैं। बहाली नहीं हो पा रहा इसीलिए ना, कब से इंतजार कर रहे हैं, 2017 से आज तक इंतजार कर रहे हैं। मात्र एक बहाली हुआ है, वो भी अतिथि शिक्षकों का, वो भी 11 to 12 का, साइंस इंग्लिश कुछ सब्जेक्ट का। अब उस समय तक समझिए कि उतने 17 से जोड़िए, 17, 18, 19, 20, 21, उससे पहले भी नहीं हुआ होगा, मे बी 16 वगैरह से शायद नहीं, 16 से नहीं हो रहा है ना सर? बिल्कुल 2016 में उर्दू की बहाली हुई थी, उर्दू शिक्षकों की। हाँ। और उसके बाद में अभी जो आपने बताया कि अतिथि शिक्षक का, वो भी कुछ विषय पर 4000 या 4500 के लमसम वैकेंसी बहाली से, 4200 समथिंग है। तो बताइए 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी पूरे 6 साल में एक भी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। ये गवर्नमेंट खुद सोचे कि उन्होंने क्या किया। अब इसी बहाली को लेकर पूरे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आप कि 17,000 करोड़ से पटना से कलकत्ता का जो है वो 4 लेन 6 लेन बनाएंगे, ये बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे। उसके लिए आपके पास पैसा कहां से आ गया? और आप जो मूल चीज है, जो मौलिक अधिकार में शिक्षा को जोड़ा गया, और आपको पता होगा कि 2009 में इसको संसद में प्रस्ताव लाया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, फिर 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया, जो बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो ये आप जो मूल चीज है, आप इस मूल को साइड करके चल रहे हैं। और इस तरह आप ठीक है विकास कर रहे हैं, बिजली के बारे में, रोड या पुल पुलिया के बारे में जो जिस तरह से आपका दृष्टिकोण है, तो आप शिक्षा के प्रति इतना उदासीन रवैया क्यों आपकी उदासीन रवैया? क्या आपको शिक्षकों से एलर्जी है? क्या ये जो समाज के निर्माता है, देश का निर्माता है शिक्षक, क्या उसकी आपको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है? क्या वो लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम हम लोगों की बहाली कीजिए? तो आप इसको क्यों आप इस तरह से बरगला करके और आप उसके प्रति बिल्कुल ही उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं? ये सरकार के पास तो कोई जवाब है इसका?
अगर है तो जवाब दें। आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में करें विकास, लेकिन शिक्षा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज अगर आप सुधार कर देंगे तो हमें लगता है कि बिहार का विकास बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन आप इस मेन चीज को ही आप बिल्कुल ही नीचे छोड़ करके आप रोड, पुल, पुलिया, नल जल योजना और ये फलाना एक्सप्रेसवे, तो मेट्रो फलाना चिलाना आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, बिजली में आपने सुधार किया, चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब शिक्षा को क्यों, शिक्षा के प्रति आपकी उदासीन रवैया क्यों? ये माननीय शिक्षा मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि आखिर शिक्षकों से एलर्जी क्यों है आपको? आप भी कहीं ना कहीं किसी शिक्षक से ही आपने शिक्षा प्राप्त की है, तभी आप शिक्षा मंत्री ये चीफ मिनिस्टर के पद पर आप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप भी कोई आपको गुरु ही ने पढ़ाया होगा, और आप उन गुरु के साथ अपमान क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल है मेरा, सवाल से सरकार से सवाल है मेरा। जैसे जाहिर सी बात है कि इस पे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। जो आपने कार्य किया उसको हम निगेटिव नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है बिजली का जो पहले का स्थिति था, आज का स्थिति हमने देखा, दोनों में बहुत अंतर। और भी चीजें हमने देखा, सड़क देखा है हमने, पहले का जो स्थिति था अभी का जो स्थिति, बहुत ही अच्छा आपने काम किया। अभी उसी के बदौलत अपने 2 उपचुनाव भी अभी जो हुआ है सर, उन्होंने जीता है, तो इसके लिए उनको बधाई। सारी चीज अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जो ये बहाली प्रक्रिया, आप खुद सोचिए 6 साल 7 साल में क्या कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो रिटायर नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ है नहीं जहां बच्चे नहीं बड़े होंगे? क्या जो जनसंख्या दर है वहीं का वहीं है, क्या बढ़ा नहीं है? सब चीज में आगे जा रहा है, तो ये स्थिति क्यों बना हुआ है जो चीज ठप हुआ है अभी तक? इस पे गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। वैसे तो हमारा लंबा ही वीडियो होता है हमेशा, और ये लंबा ही रहेगा, क्योंकि बातचीत खत्म हो ही नहीं सकता है। कौन सा मुद्दा मतलब लेके उठाया जाए जो छोटा हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।